हाय फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से हम एडुटोरिया द्वारा प्रकाशित बिहार दरोगा के प्रैक्टिस शीट को देखेंगे। यह नवीनतम प्रैक्टिस शीट हाल ही में प्रकाशित किया गया है वॉल्यूम 2 के रूप में। वॉल्यूम 1 पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है। यह वॉल्यूम 2 के रूप में 15 मॉडल सेट के साथ प्रकाशित किया गया है। आइए हम मॉडल सेट 1 को देखेंगे और काफ़ी अच्छे से उसे कवर करेंगे। दोस्तों, इसमें पूर्णतः परीक्षा पर आधारित प्रश्न होंगे और आपका जो एग्ज़ाम होगा वह 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। इसमें टोटल 100 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न के आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। तो आइए बिना विलंब किए हुए हम प्रश्न नंबर 1 से अपने प्रश्न पत्र 1 को कवर करते हैं। दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 1 होगा, निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल की उपाधि धारण की थी? तो हमारा आंसर नंबर बी होगा, नरसिंह वर्मन ने। निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल की उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन बी आंसर होगा, नरसिंह वर्मन ने। आइए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ था। दोस्तों, मंदिर कला यह 3 तरह की होती है। कौन कौन सा? तो एक होती है नागर शैली, दूसरा होती है द्रविड़ शैली, तीसरा होती है वेसर शैली। उत्तर भारत के जो मंदिर बने होते हैं वह नागर शैली में होते हैं, दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली में होते हैं और इन दोनों के मिश्रण को कहते हैं वेसर शैली। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। यूनानी शासक मेनांडर को पराजित किया था। किसने पराजित किया था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, पुष्यमित्र शुंग ने। यूनानी शासक मेनांडर को पराजित किया था। किसने पराजित किया था? तो आंसर होगा यहाँ ऑप्शन ए, पुष्यमित्र शुंग ने। आइए हम प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य की राजगद्दी पर कब बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य राजगद्दी पर कब बैठा था? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, 322 ईसा पूर्व को बैठा था। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। किस वेद में परीक्षित को कुड़ियों का राजा कहा गया था? प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, किस वेद में परीक्षित को कुड़ियों का राजा कहा गया था? तो यह हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद में। आइए हम प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता को। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो यह मोरक्को का निवासी था। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। दिए गए प्रश्नों में कौन सुमिलित नहीं है? दिए गए प्रश्नों में कौन सुमिलित नहीं है? तो दीवाने खैरात यह फिरोज तुगलक से संबंधित है, एकदम सही है। दीवाने अर्ज यह बलबन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। दीवाने कोही यह मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वह गलत है। दीवाने मुस्कुरात यह फिरोज तुगलक से नहीं, यह बल्कि अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे डी ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8। अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्त किया था? तो अकबर ने स्वयं को हरमदल से मुक्त किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आंसर बी होगा, 1562 ईस्वी में। 1562 ईस्वी में ही अकबर ने पर्दा प्रथा को भी समाप्त किया था। आइए हम प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? तो यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलवर्दी खां के शासनकाल को भारत का स्वर्ग का काल कहा जाता था बंगाल को। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर आपको 10 देखते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 का रहा है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? तो आंसर नंबर ए होगा यहाँ पे, वारेन हेस्टिंग ने। वारेन हेस्टिंग का पीरियड कब से कब तक था? तो 1772 से लेकर के 1773 तक में यह गवर्नर के पद पे थे। ठीक है, 1772 से 1773 में यह गवर्नर के पद पे थे और 1773 से लेकर के 1784 तक यह गवर्नर जनरल के पद पर में ये जाने गए थे। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। बंगाल विभाजन प्रभावी या लागू हुआ था कब? तो हमारा उत्तर है यहाँ पे प्रश्न नंबर उत्तर नंबर सी है। ठीक है,
यह क्या है, तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा लागू किया गया था। आइए हम प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड राज्य से। आइए प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे थे? तो किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों की भूखे राजनीतिज्ञ हैं? तो यह कहा था ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और किसने यह कहा था कि कांग्रेस को अब समाप्त कर दिया जाना चाहिए? तो यह हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था। और किसने कहा था कि कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ाई जा रही है और मेरी दिली इच्छा है कि मैं इसे बर्बाद होते हुए देखूं? तो यह कहा था कर्जन ने। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 14 को। जलियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी। कब प्रकाशित की गई थी? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी, लेकिन इसकी कमेटी गठित की गई थी सन 1920 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट, ठीक है, 1920। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय विद्रोह के कारण कि पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खां होंगे। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। अलकनंदा पिंडार नदी का संगम स्थल कहा जाता है। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल किसे कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। कर्णप्रयाग को अलकनंदा और पिंडार का संगम कहा जाता है। किसे? कर्णप्रयाग को। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? तो किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? तो यह काली मिट्टी में होती है। काली मिट्टी में मुख्य रूप से कपास की फसल उपजाई जाती है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, काली मिट्टी यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, कर्नाटक में पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में भी कुछ इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों हम देखते हैं प्रश्न नंबर 18। ठीक है, दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ता है। कौन जोड़ता है? दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा सी, दक्कन पास, जो दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ता है। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है? नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है? तो यह ऑप्शन नंबर बी होगा, हिमाद्री का भाग है। ठीक है, किसका भाग है? तो ऑप्शन नंबर बी, हिमाद्री का भाग है। कौन? तो नंदा देवी एवं नंगा पर्वत। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? म्यांमार के साथ कितने भारतीय सीमा लगती है? तो 4 राज्यों की सीमा लगती है म्यांमार देश के साथ। कौन कौन से? तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया। ठीक है, कौन कौन? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन चारों राज्य की सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 21 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि काराकुम रेगिस्तान कहाँ स्थित है? काराकुम रेगिस्तान स्थित है, तो यह तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। काराकुम रेगिस्तान स्थित है, तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 22 को कवर करते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? तो ओनेगा झील यह रूस में स्थित है, लाडोगा झील यह रूस में स्थित है, बैकाल झील यह रूस में स्थित है। लेकिन विनिपेग झील ऑप्शन डी यह रूस में स्थित नहीं है, बल्कि यह यूएसए में स्थित है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में कौन सा भू आवेष्टित देश नहीं है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश भू अवेष्टित देश नहीं है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पलाऊ। आइए हम प्रश्न नंबर 24 को देखते हैं। पंपा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंपा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह करेक्ट होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में स्थित है पंबा सिंचाई परियोजना। आइए हम प्रश्न नंबर देखते हैं यहाँ पे 25। बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? तो यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। रेखीय सीमित का संबंध किस कर से है? रेखीय सीमिति का संबंध किस कर से है? तो यह अप्रत्यक्ष कर से है, ऑप्शन नंबर बी। क्या बोला 26 नंबर प्रश्न? रेखीय समिति का संबंध किस
कर से है तो अप्रत्यक्ष कर से है। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, तो जिस कर को हम इनडायरेक्टली सरकार को पे करते हैं उसको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, जो आपके सैलरी से काटा जाता है उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक माचिस के डब्बे भी हम खरीदे तो उस पर हम अप्रत्यक्ष कर देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे सैलरी से कटती है वो प्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 27 को देखते हैं। भारतीय सरकार की कौन सी परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं की गई थी? तो भारतमाला परियोजना 2015 में शुरू नहीं की गई थी, बाकी यह सारी परियोजना को 2015 में शुरू की गई थी, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सागरमाला परियोजना, सुकन्या समृद्धि योजना, इन सभी को 2015 में आयोजित की गई थी, लेकिन भारतमाला परियोजना के 2015 में आयोजित नहीं की गई थी। आइए हम प्रश्न नंबर 28 को देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आइए हम प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अर्थव्यवस्था की दृष्टि से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा आता है। तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र में आता है। प्रथम क्षेत्र यानी कि कृषि से संबंधित है। द्वितीय क्षेत्र यह होता है आपको, मतलब कि द्वितीय क्षेत्र किसे होता है आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, प्रथम क्षेत्र होता है सेवा से, प्रथम सेक्टर होता है कृषि से, द्वितीय सेक्टर होता है आपका, आप ये हमें बताइए, होता है उद्योग से। ठीक है, लीजिए हम बता दिए आपको। तृतीय सेक्टर होता है आपको सेवा से। आइए हम प्रश्न नंबर 30 को देखते हैं। आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। जब वाणिज्य बैंक अपने पैसा को आरबीआई के पास रखती है तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। और रेपो रेट किसे कहते हैं? जब आरबीआई किसी भी अन्य बैंक को जिस दर पे लोन देती है उसे हम रेपो रेट कहते हैं। वर्तमान में रेपो रेट है मे बी 6.75%। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 31। संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? संविधान की किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? तो यह है कौन सी अनुसूची में, यह आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, संविधान की किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है, यह हमें कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइएगा। ठीक है, आइए हम प्रश्न आगे की ओर देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहा है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो यह हम प्रस्तावना में देखते हैं। कहाँ देखते हैं? तो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं कि कहाँ देखते हैं? तो यह प्रस्तावना में हम देखते हैं। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का मुख्य अंग है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 33 को देखते हैं। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, समानता का अधिकार। ठीक है, यहाँ पे आप जान लीजिए मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। टोटल मौलिक अधिकारों की संख्या की बात करें तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्राप्त किया गया है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 44वें संविधान संशोधन के तहत। आइए हम प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी जीवी मावलंकर थे। ठीक है, अब भारत के पहले जो कौन थे लोकसभा के अध्यक्ष? तो ये भी जीवी मावलंकर जी की ही थे। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृत किया गया था? तो सूचना के अधिकार को राष्ट्रपति द्वारा 2005 में स्वीकृत किया गया था, जून 2005 में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 37 को देखते हैं। बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो यहाँ पे करता है कौन? तो पंचायत सचिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप हमें कमेंट के माध्यम से इसे सही बताएं प्रश्न नंबर 37 का। ठीक है,
उपयुक्त कथन के संबंध में कौन सा एक सही है? उपयुक्त कथन के संबंध में कौन सा एक सही है? तो कथन ए कह रहा है संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। कथन बी कह रहा है निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ए और बी दोनों सही है, परंतु बी सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 39 को देखते हैं। हिंदी को राज्यसभा के रूप में मान्यता दिया गया था कब? हिंदी को राज्य भाषा के रूप में मान्यता दिया गया था ऑप्शन नंबर बी 1949 में। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर देखते हैं 40 को। पंचायती राज्य किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज यह राज्य सूची का विषय है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 41 को देखते हैं। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है, हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। यह पृथ्वी पर हानिकारक एवं लाभदायक दोनों के रूप में पाया जाता है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे जैव सुरक्षा समझौता से। आइए हम प्रश्न नंबर 44 देखते हैं कि मैंग्रोव ज्वारीय वन वनस्पति सावधि कहाँ पाई जाती है? तो मैंग्रोव ज्वारीय वनस्पति सावधि कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर होगा बी सुंदरवन में, सुंदरवन में। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था ऑप्शन नंबर बी 1972 में। आइए प्रश्न नंबर 46 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया था? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया था? तो नेचर क्योर यह रविंद्रनाथ द्वारा नहीं लिखा गया, बाकी सारे पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि नेचर क्योर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा पुस्तक नहीं लिखा गया था, बाकी सारे पुस्तक ने रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। आइए प्रश्न नंबर 47 को देखते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। राष्ट्रपति महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सन 1937 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। आइए हम प्रश्न नंबर 48 को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वियना में होगा। वियना किसकी राजधानी है? वियना राजधानी है किसकी? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 49 देखते हैं। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, लूना 9। ठीक है, लूना 9 यह चंद्रमा के तल पर उतरने वाला यह पहला यान था। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 50। किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, आइए 51 को देखते हैं। एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यहाँ पे उत्तर होगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, उत्तर बी होगा। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 52 को देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न नंबर 52 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक दुर्लभ अम्ल है? निम्नलिखित में कौन एक दुर्लभ अम्ल है? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, CH3COOH। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 53 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो यहाँ पे उत्तर होगा मेरा कौन सा? तो ए कैल्शियम यह क्लोरोफिल का घटक नहीं है, उत्तर ए होगा। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 54 को देखते हैं। कार्नेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? कार्नेटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो यह अयस्क है ए पोटेशियम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, पोटेशियम का अयस्क है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 55 को देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए।
क्लोरीन एक ब्रोमीन हैलोजन वर्ग के तत्व है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। गोल्ड तथा प्लेटिनियम उत्कर्ष धातु के उदाहरण है, एकदम करेक्ट है। प्रश्न नंबर ऑप्शन 3 क्या करा है, लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। यानी यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 1 2 3 तीनों करेक्ट है, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 56 देखते हैं। किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कितना होता है। किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसके मिश्रित विलय की कुल मात्रा का कितना अनुपात होता है, तो यह अनुपात होता है विलयन की सांद्रता का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, विलयन की सांद्रता का। प्रश्न नंबर 57 क्या करा है, निम्नलिखित में से किसी लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसी लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मेथिल अल्कोहल को, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 58 देखते हैं। पौधे के मूल जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है, तो यहाँ पे उत्तर हमारा होगा बी, प्रासरण क्रिया के द्वारा होता है। आइए हम प्रश्न नंबर 59 को देखते हैं। निम्न में से कौन सा लवक फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लवक फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं, तो हमारा उत्तर होगा यहाँ पे एक क्रोमोप्लास्ट। आइए हम प्रश्न नंबर 60 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है, तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाहिकाएं। आइए हम प्रश्न नंबर 61 को देखते हैं। जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है, तो यह लक्षण है ऑप्शन नंबर बी, पॉरीफेरा का लक्षण है, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 62 को देखते हैं। रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है कौन, तो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है थ्रोम्बोसाइड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, थ्रोम्बोसाइड रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। आइए हम प्रश्न नंबर 63 को देखते हैं। निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के उदाहरण है, उत्तर होगा निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के उदाहरण है, तो यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया। आइए हम प्रश्न नंबर 64 को देखते हैं। भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो उत्तर हमारा होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में पाई जाती है। आइए हम प्रश्न नंबर 65 को देखते हैं। निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है कौन सा, निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी होगा, ऑक्सीन। आइए हम प्रश्न नंबर 66 को देखेंगे। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान कितना होता है, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान होता है ऑप्शन नंबर बी, सर्वाधिक होता है, ठीक है। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान होता है सर्वाधिक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आइए प्रश्न नंबर 67 को देखेंगे। फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो फोटोन कण की खोज की गई थी ऑप्शन नंबर सी, आइंस्टीन के द्वारा। आइए हम प्रश्न नंबर 68 को देखेंगे। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तित रहता है क्या, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तित रहता है क्या, तो यह अपवर्तित रहता है आप इसकी चाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर चाल अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 69 को देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक क्षण के रूप में किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक क्षण के रूप में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बोरोन एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 70 को देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा सदिश राशि का उदाहरण नहीं है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा सदिश राशि का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, कार्य सदिश राशि का उदाहरण नहीं बल्कि कार्य अदिश राशि है। बाकी त्वरण सदिश राशि है, बल तो सदिश राशि है, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 71 को देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर्ण धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर्ण धरोहर का उत्सव आयोजन किया गया, तो हमारा उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत मंत्रालय द्वारा। आइए हम प्रश्न नंबर 72 को देखेंगे। किस वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया, वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ज्ञान चतुर्वेदी को। और वहीं हम सरस्वती सम्मान को देखेंगे तो किसे,
तो शिव शंकरी को, ठीक है, सरस्वती सम्मान। आइए हम प्रश्न नंबर 73 को देखेंगे। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया था? तो सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को स्थापित किया गया था IIT खड़गपुर, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 74 को देखेंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो एक वन क्या कह रहा है, इनमें भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ था, बिल्कुल सही है। फिनलैंड को शीर्ष स्थान पर रखा गया, बिल्कुल सही है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पे, ये तीनों का तीनों करेक्ट है, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर देखते हैं 75 को, ठीक है। प्रश्न नंबर 75 है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन ए सही होगा, मिस्र के साथ किया है। आइए प्रश्न नंबर 76 को देखेंगे। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा, इंदौर में किया गया था। आइए प्रश्न नंबर 77 को हम देखेंगे। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया था? तो पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया था? तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेन में आयोजित किया गया था। आइए हम प्रश्न नंबर 78 को देखेंगे। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो आप ऑप्शन ए कह रहा है बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक का था, बिल्कुल सही है, प्रथम स्थान कर्नाटक का है। इसमें बिहार का स्थान अंतिम है, यह गलत है। बिहार का स्थान अंतिम नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का स्थान अंतिम है। इसमें बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा, यह बिल्कुल सही है। और छोटे राज्यों में सिक्किम श्रेष्ठ स्थान पे, एकदम सही है। क्या बोला फिर से देख लीजिए। 78 कह रहा है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी असत्य है, इसमें बिहार का स्थान अंतिम है, ये गलत है। इसमें उत्तर प्रदेश का स्थान अंतिम है, बाकी सभी के सभी करेक्ट है। आइए हम प्रश्न नंबर 79 को देखते हैं। चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में किस रूप में मनाया जा रहा है? तो वहाँ पर उत्तर है हमारा सी, मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ठीक है, मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। आइए हम प्रश्न नंबर 80 को देखते हैं। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? दोस्तों ये सब प्रश्न आपको बीपीएससी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 80 क्या कर रहा है? बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसमें बिहार की कुल जनसंख्या है 13,7,25,310। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 13,7,25,310। और ऐसे 2011 के जनसंख्या के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना थी? तो 10,40,99,452। 10,40,99,452 यह जनसंख्या 2011 के अनुसार है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 81 को। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी, यह पुस्तक लिखा गया ऑप्शन नंबर बी, सुधा मूर्ति के द्वारा। आइए हम प्रश्न नंबर 82 को देखते हैं। फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? फीफा विश्व कप 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो आइए ऑप्शन ए का रहा गोल्डन बूट का पुरस्कार किलियन एम्बापे को दिया गया, एकदम करेक्ट है। गोल्डन बूट का पुरस्कार किलियन एम्बापे को ही दिया गया था। ऑप्शन बी का रहा गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोन मेसी को दिया गया, एकदम करेक्ट है। अर्जेंटीना ने दूसरी बार खिताब जीता, यह करेक्ट नहीं है। अर्जेंटीना ने यह खिताब तीसरी बार जीता, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। डी क्या कर रहा है? तो फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडिस को दिया गया, एकदम करेक्ट है, ठीक है। द फीफा विश्व कप 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी असत्य है, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 83 को देखते हैं। हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया गया। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया? तो आइए हम 83 का आंसर देखेंगे, किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया? तो ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति KM जोसेफ के द्वारा किया गया। आइए हम प्रश्न नंबर 84 को देखेंगे।
प्रश्न नंबर 84 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, तमिलनाडु। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 85 को देखते हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रधान के रूप में नियुक्त किया गया क्रिप्स हिप्किंस को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सत्य है कि क्रिप्स हिप्किंस को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री थे ऑप्शन ए जेसिका अर्डर्न जी थी। ठीक है, काफ़ी अच्छी प्रधानमंत्री के रूप में यह भूमिका निभाई थी। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 86 को देखते हैं। प्रित्जर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। प्रित्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता, तो यह जीता ऑप्शन नंबर बी डेविड एलन चिपरफील्ड। कौन जीता, तो डेविड एलन चिपरफील्ड ने जीता था प्रित्जर पुरस्कार 2030 का अवार्ड। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 87 को देखते हैं। भारतीय सेना के किस कैट ने पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया है। 87 कह रहा है भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अहमदाबाद। निम्नलिखित में से प्रश्न नंबर 88 निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एकदम सत्य है। तो रज्ञा महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सारा करेक्ट नहीं है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 89 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 89 का रहा कि भारत सरकार के कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 2023 तक के लिए ही रखा गया है। ठीक है, अब पोलियो को भारत से कब समाप्त किया गया था, तो पोलियो को भारत से समाप्त किया गया था 2014 में ही। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 90 देखते हैं। वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी देवाशीष पांडे। आइए हम प्रश्न नंबर 91 को देखेंगे। विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या है, तो विश्व कैंसर दिवस का थीम है ऑप्शन नंबर ए क्लोज द केयर गैप। विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या है, क्लोज द केयर गैप। कैंसर दिवस कब मनाते हैं, प्रत्येक 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। आइए हम प्रश्न नंबर 92 को देखेंगे। अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता श्रीजा अंकुला का संबंध किस खेल से है, तो यह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, टेबल टेनिस से है। ठीक है, प्रश्न नंबर 92 क्या कर रहा है, अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता श्रीजा अंकुला का संबंध किस खेल से है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, टेबल टेनिस से है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 93 को देखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 93 कह रहा है कि 49 G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया, तो 49 G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन यह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जापान में किया गया। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 94 को देखेंगे। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 7,06,845 करोड़। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 7,06,845 करोड़। आइए हम प्रश्न आखिरी को देखते हैं, यह मतलब थ्योरी का आखिरी होगा। जीएस का 95 प्रश्न होगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक एफडीआई निवेश करने वाले देशों का सही क्रम कौन सा है। प्रश्न नंबर 95 बोल रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक एफडीआई निवेश करने वाले देशों का सही क्रम कौन सा है, तो यहाँ पे उत्तर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट होगा, सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई एकदम क्रम के अनुसार बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों 95 के बाद अब जितने भी 5 प्रश्न होंगे ये टोटल मैथ के प्रश्न होगा, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। आंसर कहें तो हम बता देंगे, क्योंकि सॉल्व हम पीडीएफ के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आंसर होगा 96 का यहाँ पे 180 और 97 का होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 10, 98 का यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 99 का यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 280, 90 और
अंतिम प्रश्न यानी कि इस प्रैक्टिस सेट के अंतिम प्रश्न जो है 100 नंबर के, इसके उत्तर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपने सारे प्रश्न को काफ़ी अच्छे से कवर किया होगा। दोस्तों यदि आपके इसके PDF चाहिए अगर आपको, तो आप हमें कमेंट में नंबर अपना सेंड करें, या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, आपको हमारा नंबर मिलेगा, आप वहां जा करके हमें व्हाट्सएप करें, आपको हम PDF सेंड कर देंगे। या फिर अगर आपको नंबर नहीं मिलेंगे तो आप अपना नंबर हमें कमेंट के माध्यम से सेंड करें, हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे व्हाट्सएप के माध्यम से। या फिर आप कमेंट में अगर आप कमेंट में केवल आप लिखें कि हमें PDF चाहिए, हम आपको PDF सेंड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, बाय फ्रेंड।